कानपुर से खबर मिल रही है, कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं सोलंकी बंधु। गिरफ्तारी से बचने के लिए सपा विधायक इरफान सोलंकी भाई रिजवान कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। जिला जज की अदालत में दाखिल की है अग्रिम जमानत याचिका। इरफान और रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर 25 नवंबर को सुनवाई होनी है। जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी स्थित एक प्लॉट पर आगजनी धमकी देने का ये आरोप है फरार सोलंकी बंधु पर। इरफान और रिजवान की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। आपको बताएं कि सरगर्मी से पुलिस को तलाश है। दोनों सोलंकी बंधु पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ गई है, अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। फजलगंज थाने में तैनात महिला सिपाही को निलंबित किया गया है। बिधनू थाने में निलंबित दरोगा अनूप सिंह की खुदकुशी का यह मामला बताया जा रहा है। दरोगा की पत्नी की तहरीर पर महिला सिपाही पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ है। निलंबित की गई महिला सिपाही फिलहाल छुट्टी पर है। निलंबित सिपाही पर केस के बाद गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। बिधनू थाने से निलंबित किया गया है महिला दरोगा को। यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर के फजलगंज थाने में तैनात महिला सिपाही को निलंबित करने को लेकर जहां बिधनू थाने से निलंबित दरोगा अनूप सिंह की खुदकुशी का मामला है। इनकी पत्नी ने तहरीर दी है और इसी तहरीर पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ है और इसके बाद माना जा रहा है कि तलवार गिरफ्तारी की भी लटक रही है इस महिला सिपाही के। तो कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक मामला सामने आता है। बिधनू थाने में निलंबित दरोगा अनूप सिंह जिनकी खुदकुशी की खबर आती है और अब इस पर अपडेट यह है कि इनकी पत्नी ने तहरीर दी है और एक महिला सिपाही पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है, मजबूर किया है। कानपुर से खबर है, पूर्व डीजीपी से बंगला कब्जा मुक्त कराया गया है। पूर्व डीजीपी राघवेंद्र अवस्थी के कब्जे से अब इस बंगले को खाली कराया गया है। कोर्ट के आदेश पर पूर्व डीजीपी से बंगला ये कब्जा मुक्त कराया गया है। पीएसी और जिला प्रशासन के ऑफिसर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई हो पाई है। 50 करोड़ की कीमत के बंगले पर पूर्व डीजीपी ने कब्जा किया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद और बाकायदा लाव लश्कर से पहुंच करके इस बंगले को कब्जा मुक्त कराया गया। कानपुर से खबर है, पूर्व डीजीपी राघवेंद्र अवस्थी बंगले पर कब्जा था इनका और कोर्ट के आदेश पर यह बंगला कब्जा मुक्त कराया गया है। पीएसी जिला प्रशासन के ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, तब जाकर के 50 करोड़ की कीमत के इस बंगले को कब्जा मुक्त कराया गया। पूर्व डीजीपी राघवेंद्र अवस्थी के कब्जे में था यह बंगला, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इस बंगले को कब्जा मुक्त कराया गया। 50 करोड़ है इसकी कीमत। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली इलाके में एनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार है। यह एनकाउंटर हुआ 130 मीटर तिलपता के पास। बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मौके से बाइक, हथियार, कारतूस बरामद कर लिया है और गिरफ्तार अपराधी पर अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन यहां कामयाबी हाथ लगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को 130 मीटर तिलपता के पास मुठभेड़ हुई। बाइक पर सवार थे ये बदमाश। हालांकि एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा, दूसरा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है और इसके ऊपर अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसे अब ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इसकी निशानदेही पर कोशिश होगी कि इसके दूसरे साथी को भी पकड़ लिया जाए। यह एनकाउंटर हुआ है 130 मीटर तिलपता ग्रेटर नोएडा सूरजपुर पर, जहां बाइक पर सवार ये दोनों बदमाश जा रहे थे। पुलिस ने मौके से बाइक, हथियार, कारतूस सब कुछ बरामद कर लिया है। बिजनौर से खबर है, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की टीम पर बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को भी गोली लगी है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है, जहां पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन इस दरमियान एक सिपाही के भी गोली से घायल होने की भी खबर है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायर किया और इस फायरिंग में एक सिपाही के घायल होने की खबर है। हालांकि 2 बदमाशों को भी गोली लगी है और ये अब पुलिस के गिरफ्त में है। चांदपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव फॉर्मूले के साथ मैदान में है, तो बीजेपी ने मैनपुरी में हर विधानसभा में किलेबंदी का प्लान बना लिया है। करहल के बाद अखिलेश यादव मैनपुरी लोकसभा की विधानसभा सदर किशनी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जसवंत नगर किशनी विधानसभा के बाद आज मैनपुरी लोकसभा की विधानसभा भोगांव
और सदर मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय का यहां उद्घाटन करेंगे, फिर जनता के बीच जनसंपर्क करेंगे। यानी उपचुनाव का प्रचार धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है, जहां लोकसभा में आने वाली विधानसभाओं को एक एक करके कवर कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो रणनीति है वो दिखाई दे रही है। आज की बात करें समाजवादी पार्टी की यानी अखिलेश यादव की, तो करहल के बाद आज वो मैनपुरी लोकसभा की सदर विधानसभा और किशनी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात कर लें तो वो आज किशनी के बाद मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा भोगांव और सदर में एक बीजेपी का कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड पर बहुत सारी हलचल है। इन सभी हलचलों की जानकारी हमारे सहयोगी नितिन के पास है। नितिन का ही रुख करते हैं। नितिन, ये बताइए कि आज दोनों पार्टियों की ओर से कैसी रणनीति दिखाई दे रही है प्रचार प्रसार की? ये पूरी तरह से ताकत झोंक दी है समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। सीधे सीधे द्विपक्षीय मुकाबला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने कमान पूरी तरीके से अपने हाथों ले ली है। कल करहल विधानसभा के दोहिली कस्बे में उन्होंने एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, ये नेताजी के ना होने के बाद पहला चुनाव है और ऐसे में आजमगढ़ की तरह कहीं धोखा मत खा जाना। तो कुल मिला के विधानसभा वार बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, उनको निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही कल अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बूथ पर अगर 2 से लेकर 10% 20% तक आप वोट बढ़ा ले गए तो हमारी जीत निश्चित है। यानी बूथ पर फोकस है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रहती है कि बूथ जीता चुनाव जीता। तो कुल मिला के कहा जाए आज किशनी में और मैनपुरी में उनके विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन है। अखिलेश यादव उसको संबोधित करेंगे। कल भी राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो करहल के बड़े नेता थे वो करहल में मौजूद रहे। ऐसे ही किशनी और भोगांव मैनपुरी में भी आज बड़े नेता समाजवादी पार्टी के कैंप करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से आज 2 कार्यालयों का उद्घाटन है। कल जसवंत नगर और किशनी था, आज भोगांव और मैनपुरी सदर के कार्यालय का उद्घाटन होगा। जयवीर सिंह जो कहा जाए मैनपुरी सदर से जो विधायक हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको विशेष तौर पर लगाया गया है। इसके साथ ही हर जगह कहा जाए मुस्लिम यादव छोड़कर जो बाकी जातियों के जो प्रभावशाली नेता हैं उनको पूरी तरह से बीजेपी ने उतार दिया है। संगठन पर फोकस है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। दोनों पार्टियों की ओर से साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से इस चुनावी रण में वो पूरे तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। नितिन, देखना होगा कि कैसी बयानबाजी होती है, कैसी तस्वीरें आती हैं। आज हलचल जो रहेगी वो हम दर्शकों तक लगातार अपडेट के तौर पर पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया नितिन। बड़ी खबर मिल रही है, गुजरात चुनाव में ड्यूटी पर गए यूपी कैडर के आईएएस को हटाया गया है। आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह को चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया गया है। अभिषेक सिंह को सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चुनाव की ड्यूटी से हटाया गया है। सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक कार्यों से संबंधित तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी। अभिषेक सिंह को गुजरात विधानसभा चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक के पद पर जो ये पद की जिम्मेदारी मिली थी उससे हटा दिया गया है। 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं अभिषेक सिंह। कई वीडियो एल्बम और वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। चलिए हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का, जो फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, कैसी ऐसी नाराजगी थी कि एक पिक्चर से पूरी ड्यूटी पर इतना असर पड़ा, उन्हें हटा दिया गया? लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी से जुड़े हुए जो तस्वीरें थी, जो वो उन्हें काम सौंपा गया था, उन चीजों को सार्वजनिक तौर पर बता दिया, क्या उन्हें जिम्मेदारी मिली, ये सब चीजें सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपनी पोस्ट में जाहिर कर दी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इसी वजह से यही कारण देते हुए उनको हटाने का फैसला लिया गया। और कहा गया कि जो भी सरकारी सुविधाएं चुनाव ड्यूटी के लिए एक ऑब्जर्वर को दी जाती है उनको भी वापस ले दिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। अभिषेक सिंह के अगर प्रोफाइल की आप बात करें, देखिए 2011 कैडर के आईएएस है और उनकी अगर आप देखें तो एक्टिंग की दुनिया में भी काफी धमाल मचा है उन्होंने। आप चाहे जुबिन नौटियाल के गीत देख लीजिए, तुझे भूलना जो चाहा, एक बड़ा चर्चित गीत रहा, उसमें भी वो मुख्य किरदार में नजर आते हैं। इसके अलावा बी प्राक का एक गीत आता है जिसमें और भी एक्टर्स होते हैं। बी प्राक के एक बहुत चर्चित गाने में नजर आते, दिल्ली क्राइम सीरीज जो वेब सीरीज थी उसमें वो एक्टिंग करते नजर आते। तो ऐसे एक उन्हें कई जगह पर एल्बम्स में और बाकी जगह। अब ये बड़ा सवाल है, क्या वर्सेटाइल होना, मल्टी पैशनेट होना, इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है या फिर कोई और वजह रही है? शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। खतौली उपचुनाव की बात करते हैं। जीत के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 प्लान तैयार किया है। खतौली में रालोद के 8 विधायक और बड़े नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी की 21 नुक्कड़ सभाएं होनी है। जयंत 20 नवंबर को
11 और 21 नवंबर को 10 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से खतौली में यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता को चुनाव प्रचार में उतारा गया है। वो आज खतौली पहुंच जाएंगे, कई गांव में जनसंपर्क करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट करेंगे। तो खतौली की भी रण की बात कर लें, आइए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सनुज के पास तमाम डिटेल्स हैं, वो समझाएंगे कि किस तरीके से प्लान बनाया जा रहा है सनुज, और इस प्लान को बनाने के पीछे की रणनीति क्या दिखाई दे रही है, क्या खाका दिखाई दे रहा है मोटा मोटी। देखिए, जो खतौली की रणभूमि है, खतौली की रणभूमि में चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, दोनों के योद्धा मैदान में हैं और सभी को इस बात का भरोसा है, इस बात की उम्मीद है कि यहाँ पर वही पार्टी जीतेगी। मतलब बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ पर हैट्रिक लगेगी उसकी, क्योंकि देखिए 2017 की बात हो या 2022 की बात हो तो यहाँ पर बीजेपी के विक्रम सैनी चुनाव जीते थे। इस बार उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी यहाँ पर मैदान में है, तो उनको उम्मीद है कि इस बार वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी जो सुपर 21 प्लान है उसको लेकर काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जयंत चौधरी की कल 11 नुक्कड़ सभाएं हैं, एक दिन में 11 नुक्कड़ सभाएं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से तूफानी जनसंपर्क यहां पर जयंत चौधरी करने जा रहे हैं। और 22 तारीख को जयंत चौधरी की 10 नुक्कड़ सभाएं हैं, यानी खतौली के हर गांव को, हर गली को जयंत चौधरी मथना चाहते हैं। पूरा ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो राष्ट्रीय लोकदल के जो 8 विधायक हैं, 8 विधायक खतौली में डेरा डाले हुए हैं। हर गांव उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। कई गांवों की जिम्मेदारी एक विधायक को दी गई है। जो उनके तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं उनको भी अलग अलग गांवों की जिम्मेदारी दी गई है। यानी खतौली उपचुनाव को पूरी तरीके से मथने की जो कोशिश है वो राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी तरफ से पूरी कर ली है। और जयंत चौधरी अब जब आएंगे कल, तो वहां पर खतौली में क्या बोलेंगे, नुक्कड़ सभाओं में किस तरीके से बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन जयंत चौधरी पहले इस बात को साफ कर गए हैं कि गन्ना किसान, बेरोजगारी, तमाम तरह के जो ये बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दे जनता को लेकर जाना है और उन्हें कन्विंस करना है कि हम उन मुद्दों पर काम करेंगे। ये देखना अहम रहेगा। शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां करीब 2 बजे 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का वो उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद है तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना। गौरतलब है कि देश के दोनों राज्य प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रह चुके हैं। वहीं काशी में दोनों राज्यों का हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तक, व्यंजन कला, इतिहास, पर्यटन स्थल से जुड़े कई विषयों से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो चलिए हम तस्वीरें देखते हैं। काशी वैसे भी उत्सव की नगरी मानी जाती है। काशी माना जाता है कि हर सुबह के साथ और भी खूबसूरत और लोगों को जश्न मनाने आता है। लेकिन अब जब बारी है कि दक्षिण का काशी में आना, तो किस तरीके की छटा है ये भी हम आपको दिखाते बताते चले। इन तमाम तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे काशीवासी तैयार हैं दिल खोल करके कि दक्षिण के मेहमान आए और यहाँ की परंपरा और दक्षिण की परंपरा का समागम संगमम के तौर पर देखें। इसीलिए गंगा किनारे वाले बिल्कुल तैयार हैं। एक प्रदर्शनी लगाई गई है और काशी पर इंतजार जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। तमाम मेहमान आने शुरू हो गए दक्षिण से, और दक्षिण का संदेश क्या लेकर के आए हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश काशी के 80 घाट पर मौजूद हैं, जो हर एक सुबह की तरह आज भी बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन आज के मेहमान थोड़े अलग हैं। क्यों नीतीश, आज जिस तरीके के मेहमान मिल रहे हैं, दक्षिण से आए मेहमान मिल रहे हैं, उनका क्या कहना है काशी की इस सुबह को देख करके? स्नेहलता, जो दक्षिण के मेहमान हैं वो भी उत्साहित हैं और काशी का एक दूसरा नाम बनारस भी है। कहा जाता है कि यहाँ संगीत का रस हमेशा बना रहता है और आज उसी संगीत के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद और इसके साथ ही जो तमिल से आए हुए मेहमान हैं उनका स्वागत करने के लिए गायक मासूम अली और इसके साथ सरिता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी अपने गीतों की प्रस्तुति देंगी। तो मासूम जी, आज कौन से गीत हैं? मैं आज तमिल और काशी संगमम का एक महत्वपूर्ण ये त्यौहार हम लोग मना रहे हैं और ऐसा उद्देश्य है, हम लोग उनके स्वागत में जो कहना चाहते हैं आप लोग इस माध्यम से सुनिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका किस तरह से करें हम नमन आपका किस तरह से करें हम नमन आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। आपके पास भी आएंगे, लेकिन सरिता जी के पास कुछ गीत हैं जो तमिल और इसके साथ ही काशी की संस्कृति को भी दर्शाते नजर आएंगे। तो क्या है वो गीत सरिता जी? जी एक गीत है जो कि मैंने इस ओकेजन को ध्यान में रखते हुए लिखा है। जी जी। कोकोनट में लस्सी मिलाकर बनारसिया पान चबा के, कोकोनट में लस्सी मिला के बनारसिया पान चबा के, आ जाओ सारे मूड बना के, ऑल द मोदी फैन डोंट यू मिस द चांस, जय हो ऑल द मोदी फैन, नमो नमो डोंट यू मिस द चांस, जय हो घाट पे जब आरती होगी सच में प्रसन्न माँ भारती होगी, ढोल बजेगा नगाड़ा बजेगा लोगों का फिर ताता लगेगा, मोदी जी इनॉग्रेशन करेंगे जनता सारी सेलिब्रेशन करेगी, दो कल्चरल हेरिटेज मिलेंगे नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे, ऑल द मोदी फैन नमो नमो डोंट यू मिस द चांस, जय हो ऑल द मोदी फैन नमो नमो डोंट यू मिस द चांस, जय हो। अभी मासूम जी, स्वागत गीत के अगर बात करें तो मन में क्या है आज काशी? मन में काशी के जो है गीत संगीत का माहौल है, पूरी खुशियों का माहौल है, सारे शहर सज गए हैं, उसीलिए फिर हम लोग कहना चाहते हैं कि हो मान पूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, हाँ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। बिल्कुल, काशी के 80 घाट पर कुछ ऐसी फिजा होती है और ऐसे ही काशीवासी दिल खोल करके लोगों का स्वागत करते हैं। आज संगमम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।